ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? जितने भी सिलेबस वगैरह हैं दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन में सारे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जल्दी से सभी के सभी आंसर देंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है दोस्तों, हमारा ए है अनुच्छेद 338 का, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 342, बताइएगा। अनुच्छेद 342 आंसर आना 1D। अच्छा, आंसर भी आ रहा है 1C 1D 342 1D 1D ए। प्रदीप कुमार जी 338 ए DCA, सभी का लगातार आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, मुश्किल से एक या दो लोगों का जो है वो सही जवाब मैंने देखा है, दो नहीं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। चलिए, तो ये सही आंसर है दोस्तों इसका, अनुच्छेद 338 का। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 338 अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए जो है वो राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 338 में। ठीक, और एक और जो है वो इसमें जोड़ा गया है दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन के 102वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया है, अनुच्छेद 338 खा कह लीजिए, और इसमें जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो 338 का जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाँ, इसमें आर्टिकल हम लोग 340 देखें दोस्तों, तो इसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो इसका जो है आयोग का गठन करे। ठीक है, 348 में राष्ट्रपति को यह पावर है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है, आयोग का गठन करे राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 341 की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जाति, यहां पर ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति SC का निर्धारण कैसे किया जाएगा। और 342 आप जानते ही हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, राष्ट्रपति जो है दोस्तों अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर सकता है। सर प्लीज सिलेबस के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल बता देंगे, आपको सिलेबस का पूरा डिटेल मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए पुष्पेन जी, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप दीजिए, उसके बाद मैं पूरे सिलेबस पर डिस्कस करूंगा, उसके लिए पूरा आपको बता दिया जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद 342 जो है अनुसूचित जनजाति के निर्धारण के संबंध में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। ठीक है, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 338 का। मेरे ख्याल से सभी का क्लियर होगा और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिया था। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, और इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगा, जो पिन किया हुआ मैसेज है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु एक आयोग के गठन का प्रावधान है? चूंकि आयोग वाले प्रश्न जो है वो अधिकतर पूछ लिए जा रहे हैं, तो हमने भी दोस्तों इससे क्वेश्चन जो है वो लिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसके तहत है एक बार जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85 और आर्टिकल 90। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें।
नहीं आया है भाई, अभी नहीं आया है। 2 का डी, 2 का डी बताया जा रहा है भाई। 2 का सी, बी, ए। अच्छा, ए बी सी डी सभी आंसर आ गया, मतलब थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। हाँ वेरी गुड, ये एकदम मेरे को सटीक आंसर लगता है कि नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ठीक है, ये क्लियर है, इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर है, बहुत लोगों का बी डी आ रहा है, आंसर है अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के तहत दोस्तों चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करने हेतु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 82 हमारा राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राज्यों की जलीय सीमा की लंबाई के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम दोस्तों, अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। ठीक है, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही मतलब क्या होता है। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन लगता है आरोही आरोही, तो बता देता हूं एक अच्छा ट्रिक्स है जो आपको हमेशा काम आएगा। क्या होगा, देखिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, झंडारोहण का कार्यक्रम करते हैं। क्या करते हैं, झंडारोहण। तो झंडा का रोहण जब करते हैं, आरोहण करते हैं, झंडा को चढ़ाते हैं तो उसको ऊपर करते हैं। तो आरोही मतलब ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही मतलब नीचे घटते हुए क्रम में। तो इस ट्रिक को याद करके आप इससे जो है वो आसानी से पिक कर सकते हैं। 3 का सी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। B3 कल के क्वेश्चन से ये रिलेटेड है थोड़ा सा। 3ACD मतलब ABCD पिछले 4-5 अपने आंसर में क्लियर हो गया है दोस्तों। थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करें। 3CBD चलिए चलिए चलिए, तो आपका प्रयास अच्छा था, लेकिन इसका आंसर है दोस्तों गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। कल मैंने बताया था, गुड इवनिंग है सभी को। कल मैंने बताया था क्या कि गुजरात सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद केरल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें मैप में आप देख रहे होंगे, जो हमारा मैप है यहाँ पर देखिए, गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ पूरा, अगर ये पूरा स्थल सीमा को मापें तो सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है कौन है, गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में आंध्र प्रदेश। ठीक, सेकेंड नंबर में आंध्र प्रदेश आता है ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में है तमिलनाडु। तमिलनाडु यहां से लगाकर इसकी सीमा देखोगे तो यहां से पूरा यहां तक फैला हुआ है। उसके बाद फोर्थ नंबर में है महाराष्ट्र, ये सीमा है इसकी, और उसके बाद है केरल। ठीक है, तो ये फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है महाराष्ट्र और फिफ्थ है केरल। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा बी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित, गुड इवनिंग है भाई सभी को, गुड इवनिंग है, नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। क्लास रोज रात को 8 बजे आपको मिलेगी। क्लास रोज रात 8 बजे आपको मिलेगी। बताइएगा, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। पहला है अगरतला, फिर है इम्फाल, सी है रायपुर और डी है आइजोल। जल्दी बताएंगे, जल्दी कोशिश कीजिए। फोर का CCD, C, बी नहीं पता, B, B, D, B। चलिए, मतलब मिक्स आंसर यहां पर आ रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, एक आंसर सही मिला है। चलिए, तो दोस्तों ये अगरतला है, ठीक है, इसका आंसर तो अगरतला है, लेकिन इसको पिक कैसे करेंगे? 4-5 जो शहर है दोस्तों उसको मिक्स करके आपको दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है, तो आप क्या करिएंगे, इसको याद रखेंगे। इसमें से कोई भी एक अगर आपको दिखता है तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो सीधा सीधा हो जाएगा जो सबसे नजदीक वाला शहर है। ग से हम लोग बात करें तो गांधीनगर, ग से कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, गांधीनगर। इसमें से कोई भी शहर आपको दिख जाए तो सीधा सीधा आंसर लगा दीजिएगा। ऊ से बात करें तो उज्जैन, जो सबसे नजदीक के शहर हैं वे। आर से बात करें तो रांची, आपको पता ही है रांची, ठीक है। बी से बात करें तो ये हो जाएगा भोपाल दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, भोपाल। और अगर ए से बात करें तो ए से हो जाएगा अगरतला, क्या हो जाएगा, अगरतला, ठीक है। तो ये पांचों शहर में से कोई भी आपको अगर एक सही दिखता है तो वो सीधा सीधा आप आंसर उसका लगा दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा है ये याद रखेंगे आप गरबा को, इसमें है दोस्तों अगरतला, ठीक है। ये तो हो गया अगरतला से संबंधित बातें। कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है दोस्तों, कर्क रेखा कितने डिग्री, तो कर्क रेखा जानते हो कितने डिग्री पर है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है। 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री पर स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांशी रेखा है, आभासी अक्षांशी, इमेजनरी लाइंस है, ठीक है, इमेजनरी लाइंस है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और इसी में बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये राज्य भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ये सबसे पहले तो गुजरात इसमें ध्यान रखेंगे, गुजरात, उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और उसके छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नहीं डलाया है अभी, आप थोड़ा सा वेट करिए, नहीं डलाया है, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। टेलीग्राम में रहिए, आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये है हमारा, ठीक है, गुड इवनिंग है भाई सभी को। तो ये 23.5 डिग्री पर उपस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से असुमेलित है, देखिए इसके संबंध में आप जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से असुमेलित है, ये अभी तकनीकी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब्दुल कलाम जी थे तब एंटी गाइडेड मिसाइल के संबंध में प्रोग्राम तैयार किया गया था, उसी प्रोग्राम के तहत जो है दोस्तों ये सारी मिसाइलें तैयार की गई। पृथ्वी कई सेक्शन हो चुके हैं, अग्नि 5 तक आ चुकी है, आकाश त्रिशूल को जो है वो अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारी जो है वो हमारे मिसाइल डेवलप किए जा चुके हैं, परीक्षण किया जा चुका है। और अभी तो जो अग्नि है वो अग्नि बरसाने वाली ताबड़तोड़ मिसाइल है दोस्तों, ठीक है। और ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने वाली मिसाइलें भी जो है हमारे पास उपलब्ध है। मतलब अगर आप पाकिस्तान तपा तो उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग खुश होइए। आंसर आपका स्टार्ट हो गया है 5 का सी बी। अभी किसी की नहीं आई है भाई, अभी जो है वो आने वाली है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके रखिए, आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। बी एकदम बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है लगभग बी। तो पृथ्वी जो है दोस्तों सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये तो पता ही है। त्रिशूल सतह से हवा जो अभी बंद हो गई है, आकाश सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। लेकिन अग्नि जो है दोस्तों ये भी सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो ये जो है वो असुमेलित है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अग्नि मिसाइल को। क्लियर। चलिए
अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित योजना और उसके प्रारंभ होने की तिथि सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित योजना और उसके प्रारंभ होने की तिथि सुमेलित है। जल्दी बताएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 20 जुलाई 2020। बात करें गोधन न्याय योजना 21 मई 2020। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। और उसके बाद है मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020। 6 का बी आंसर, 6 का ए आंसर, 6 का बी, बी, वेरी गुड, बी 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 बी, डी। चलिए, आप अब जानते ही हो योजना से बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। और दोस्तों योजना आप जो है लिंक डला हुआ है, संबल में सारी योजनाएं दी हुई है। जो छत्तीसगढ़ सरकार का बुक निकलता है उसको बहुत अच्छे से आप रीड करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राजीव गांधी ये तो गलत है, गोधन भी गलत है, आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ये जो है वो सही है। 1 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का जो है वो क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये सी आंसर सही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो ये 21 मई 2020 को प्रारंभ हुई थी। और गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये है 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और सुपोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ था, 20 को नहीं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, तो आपको पता ही है दोस्तों। जो भी कृषक वर्ग हैं अपने खेत में धान लगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ जो है वो 9,000 सब्सिडी दी जा रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। और यदि इस बार उसकी जगह पेड़ लगा रहे हैं तो 10,000 रुपए जो है वो प्रति एकड़ मिलेगा, ठीक है। गोधन न्याय योजना तो पता है, गोबर जो है वो सरकार खरीद रही है 2 रुपए प्रति किलो की दर से, और उसको खाद बनाकर डिकम्पोस्ट कर खाद बनाई जाती है, खाद बनाकर उसको बेचा जाता है। ये गोधन न्याय योजना से संबंधित है। ये गायों की सुरक्षा के लिए, गायों की देखभाल के लिए, गांव को आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए बहुत सारे उद्देश्यों के साथ इसको चालू किया गया था, जिसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, शहर में जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सभी तक जो है स्वास्थ्य सहायता पहुंचाई जा सके। हाँ, अभी 10 रुपए हो गई है, बहुत बढ़िया। पहले 8 रुपए थी, अब बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना मतलब शहर के जितने भी झुग्गी झोपड़ी है, जहां भी रहने वाले हैं सभी तक दोस्तों स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ये मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत वो कराई जा रही है। सुपोषण अभियान आपको पता ही है दोस्तों, जो बच्चे और माता के सुपोषण से संबंधित है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस की हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसको याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण और उसको पहने जाने वाले अंग को सुमेलित कीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक आभूषण है और उसको पहने किस अंग में पहना जाता है उसको आपको सुमेलित करना है दोस्तों। जल्दी से और सोच समझ के आंसर दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है ऐसे ही आ रहा है, तो आपको इसके अनुसार ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। को दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूं दोस्तों। चलिए, ए ए ए, क्या बात है, सभी के सभी ए छाप दे रहे हैं। बी, ए, डी,
हाँ मैं इसके बाद देख रहा हूँ, उसी को सुधारूंगा, नहीं कटेगा अभी, थोड़ा सा दिक्कत था। जी जी, उसको ठीक कर लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बी 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 बी, नो आइडिया। नहीं पता, चलिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या औरी दाना जो है वो कहाँ पहना जाता है? गले में। छोटे छोटा दाना होता है जो गले में पहना जाने वाला है। ककनी जो है कलाई में बांधी जाती है, ठीक है। तोड़ा जो है वो पाँव में पहना जाता है, सभी को पता। हाँ बनेगा, कोई इश्यू नहीं है, धीरे धीरे सब बनेगा। तो औरी दाना गले में, A2। ककनी जो है वो कलाई में, B1। तोड़ा की बात करें तो ये पाँव में, और देवरहा की बात करें तो ये पैर की उंगली में, ठीक है। तो यहाँ A2 से देखिए, A2 से 3 आंसर है, ठीक। तो ककनी 1, B1 से एक ही आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, औरी दाना गले में पहना जाता है, ककनी जो है वो कलाई में, तोड़ा की बात करें तो पाँव में, ठीक है, और देवरिया की बात करें तो पैर की उंगली में पहना जाता है। हाँ ये लॉक कर दिया और आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ ये मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोबर दे बछरू गोबर दे, चारों खुटला लीपन दे, चारों देरानी न बैठन दे, आपन खाते गूदा गूदा, मोला देते बीजा। इसके आगे भी है, ए बीजा ला काय करहूं रही जाहूं तीजा, तीजक बिहान दिन हरी हरी लुगरा। ये जो फेमस गीत है जो छत्तीसगढ़ के जो गांव ग्रामीण अंचलों में गाया जाता है, ये किस खेल के समय गाया जाता है दोस्तों? बताइएगा, ये कौन से खेल के समय जो है वो गाया जाता है? आप बताएंगे कौन से खेल के समय जो है ये गाया जाता है, तो आप बताइए। ठीक है, बी आंसर आना स्टार्ट हो गया, 8 का बी। बी बी, अच्छा इसमें आइडिया है सभी को, मतलब बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है उगड़ी सर। ठीक 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 ठीक, सभी सभी सभी, वाह छाप दिए। मतलब क्वेश्चन इजी था, सभी को पता है, और सभी फुगड़ी खेले हुए हो, है ना, सभी ने फुगड़ी खेला हुआ है। हाँ इसमें तो सभी का आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये फुगड़ी के समय दोस्तों ये खेला जाता है। गोटा क्या होता है बताएंगे क्या? और रेस टिप तो सभी को पता होगा, और भंदौला। ये गोटा और भंदौला खेल, पहले गोटा बताएंगे, गोटा क्या होता है, इसी से संबंधित एक प्रश्न में है। गोटा क्या होता है? फुगड़ी सभी का सही है भाई, एक भी मेरे ख्याल से गलत आंसर है, एक सी दिए है, सी दिए है। रेस्टिप, रेस्टिप में गाना थोड़ी गाते हैं जी, रेस्टिप में गाना थोड़ी गाते हैं। हाँ इसको तो खेले हैं नहीं, तो वहीं से तो क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़िया। गोटा दोस्तों वो गिट्टी जो होती है, गिट्टी से खेला जाता है, गड्ढा खोद के, ठीक है। और रेस टिप तो छुपन छुपाई सभी को पता है, ये खेल ऐसा है जिसमें किसी ने खेला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बंदौला होता है दोस्तों, बंदौला आपको शायद ना पता हो। वेरी गुड, 5 पत्थर से, ठीक है। बंदौला जो कपड़े का और झिल्ली वगैरह का दोस्तों बॉल बनाया जाता है। हाँ रेस टिप, हाइड एंड सीक, वेरी गुड। बंदौला मैं बता रहा हूँ सुनिएगा, कपड़े का बॉल बनाया जाता है गोल, ठीक है, और झिल्ली वगैरह सब मिला के उसको बांधा जाता है और एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। चल गोटी, ठीक ठीक ठीक, फुल एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। तो उसी बंदौला उसी को बोलते हैं, और उसको फेंक फेंक के मारा जाता है, जिसको लग जाता है आउट हो जाता है, फिर वो मारता है। इस प्रकार से बंदौला का खेल खेलते हैं। हाँ बॉल से मारते हैं, बहुत बढ़िया, बॉल से मारते हैं। चलिए इसी पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसका ये आंसर है दोस्तों कौन सा? बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रधान जनजाति का मुख्यतः निवास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधान जनजाति का मुख्यतः निवास है, जल्दी से बताइए। पिट्टूल अलग है जी। हाँ, पिट्टूल अलग है भाई, मैं खुद गांव से हूं, मैं खेला हुआ हूं। अपने पर गदागद बोलते हैं सर, हाँ गदागद बोल सकते हो, पिट्टूल अलग हो जाता है। अच्छा, गधा पिट्टूल तो मैं नहीं जानता फिर उतने डिटेल में। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। DACACABDCAAC, वो धड़ल्ले से, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। हाँ बोलते होंगे भाई, बोलते होंगे, मैं नहीं जानता, जो पुस्तक में है उसके अनुसार और जो मैं खेला हूं उसके अनुसार। हाँ बढ़िया, चलिए। AAADA, बहुत बढ़िया। प्रधान जनजाति का मुख्यतः निवास है, इसमें ABCD कर रहे हो दोस्तों, ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर आपका होगा A, कबीरधाम। कहाँ है? कबीरधाम में है दोस्तों, ठीक है, कबीरधाम। और इसके साथ कबीरधाम के अलावा ये बिलासपुर में दोस्तों इनका संकेंद्रण है। किस, कहाँ पर? बिलासपुर में, ठीक है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर होगा जी, कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रही ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? 10 का आंसर देंगे। 10 का आंसर जल्दी, फास्ट। नहीं मालूम। 10 का बी, बी 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 बी, बढ़िया। तो ये जो है दोस्तों ऊपरी भद्रा परियोजना का जो संबंध है वो है आपका कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। कर्नाटक में ये ऊपरी भद्रा परियोजना जो है वो इसको राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? ये कर्नाटक का पहली परियोजना है जिसको जो है वो राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। तो राष्ट्रीय परियोजना कर्नाटक की पहली ऊपरी भद्रा परियोजना जिसको राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। अब आपके सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया, इसका मतलब क्या? तो इसमें दोस्तों अब इसको जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी। इसके जो विकास के लिए पैसा अब आएगा जो, वो आएगा दोस्तों, वो आएगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। असत्य कथन को पहचानिए, ये साइंस वाले स्टूडेंट अगर हैं तो इसमें ध्यान दें। असत्य कथन को पहचानिए। पहला है दोस्तों, ए है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रिवेनास ने किया, ठीक है। ए जो है हमारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रिवेनास ने किया। बी है कैरोलस लिनियस और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को जीव विज्ञान का वीर सिंह युवा कैरियर निर्माण में हिंदी पढ़ा है, आप बेस्ट हिंदी पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद वीर सिंह जी। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है या थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं इसको इधर कर देता हूं भाई, ये लीजिए, अब शायद आपको दिखे, ठीक है। चलिए क्लास में ध्यान दें सभी। हाँ, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने और ट्रेवेनिस ने। कैरोलिस लिनियस को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर आना स्टार्ट हो गया। 11 बी, 11 सी, मतलब बहुत सारे लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों असत्य कथन है, असत्य कथन है हमारा बी,
ये कैरोलस लिनियस को जीव विज्ञान का नहीं, जीव विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। यहाँ याद रखिएगा, जूलॉजी हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, जीव विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, जियोलॉजी बायोलॉजी दोनों के जनक कौन है? अरस्तु हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी माह में भारत वर्ष में फसल कटाई का त्योहार मनाया जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्योहार मनाया जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो गलत है दोस्तों, ये आपको बताना है। पहला लोहड़ी उत्तर भारत, दूसरा पोंगल तमिलनाडु, तीसरा बिहू उड़ीसा, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आ गया 12 का सी, 12 का सी। मेरे ख्याल से सभी का इसमें आंसर जो है वो सही आ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोहड़ी उत्तर भारत में मनाई जाती है दोस्तों, आपको पता है, पंजाब हरियाणा, पोंगल तमिलनाडु। बिहू जो है वो उड़ीसा में नहीं मनाई जाती है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में इस प्रश्न को घुमाकर पूछा गया था, तो बिहू असम, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में हुआ प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। इसको देखिए, बड़े ध्यान से इसका जवाब देंगे। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में हुआ प्रथम सशस्त्र विद्रोह था। इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है, हॉस्टल अटेंडेंट का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। सिलेबस क्या है, कैसा है, इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन में वैसे डल जाएगा तो आप सारी चीजें देखेंगे और आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो इसके लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके जरूर रखें। ठीक, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है ए, सन्यासी विद्रोह। उसके बाद ए सभी का ए आ रहा है। फैराजी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नहीं, सभी का एक सुर में है दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए, नहीं, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। आपका ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, कहाँ हुआ था सन्यासी विद्रोह दोस्तों? तो ये हुआ था, ये बंगाल वाले क्षेत्र में। कहाँ पर? ये इस समय बंगाल में पूरा ये जो है सभी के सभी दोस्तों आते थे, लगभग यहाँ तक, ये जो मैंने रेड कलर से मार्किंग किया हुआ यहाँ तक ये फैला हुआ था। ये जो बिहार है उसके पूर्वी क्षेत्र में, और पूरे जब झारखंड एक साथ था पूर्वी क्षेत्र में था, और उत्तर का जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश वगैरह सभी यहाँ पर इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये प्रथम सशस्त्र विद्रोह था, शस्त्र उठा लिया गया था। किसने किया था दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? ये नागा स्वामी, नागा जो सन्यासी थे उन लोगों ने इसको किया था। किन्ने? नागा सन्यासी ने। क्यों किया था दोस्तों? तो नागा सन्यासियों ने इस समय, अंग्रेजों ने क्या किया था, तीर्थ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, धार्मिक जो यात्राएं, तीर्थ यात्राएं या कह लीजिए आप धार्मिक जो यात्राएं थी उनको क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो 1770 में जो है ये ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में ये विद्रोह नागा सन्यासियों द्वारा किया गया। लेकिन बाद में नागा सन्यासियों का साथ दिया था जमींदारों ने भी, जमींदारों और जो है वो किसानों ने भी नागा सन्यासियों का साथ दिया था। ठीक है, इस सन्यासी विद्रोह में। इसके अलावा आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, इसका उल्लेख जो है दोस्तों आनंद मठ में किया गया है। किस में किया गया है? आनंद मठ।
पुस्तक है इसमें किया गया है, आनंद मठ। अब आप बताएंगे आनंद मठ किसकी पुस्तक है, आपसे प्रश्न है, आप जल्दी से बताएंगे आनंद मठ जो है दोस्तों वो किसकी पुस्तक है, जल्दी से बताइए आनंद मठ किसकी पुस्तक है। चलिए मैं ही बता देता हूं, आप लोगों को समय लगेगा। ये पुस्तक जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ये पुस्तक है, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आनंद मठ में ही रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है जी, रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, घरे बायरे है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक है घरे बायरे है। आनंद मठ जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। यहाँ पर ये याद रखेंगे इसी में ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो गीत है दोस्तों ये इसी आनंद मठ से ही लिया गया है, किससे, आनंद मठ से ही लिया गया, आनंद मठ में ही इसकी रचना जो है वंदे मातरम की वो इसी में है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर फकीर फिरोजी विद्रोह की बात करें दोस्तों, फैराजी विद्रोह, तो ये जो विद्रोह हुआ था 1904 में हुआ था, 1804 में, कब हुआ था, 1804 में हुआ था फैराजी विद्रोह। और फकीर विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1789 फकीर विद्रोह, और पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 में, ठीक है। तो इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। मजनू शाह ने जो है वो किया था फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व, हाजी सरीउद्दीन ने किया था फैराजी विद्रोह का नेतृत्व, और पागलपंथी का नेतृत्व किया था टीपू। टीपू ये टीपू सुल्तान नहीं है, गारो जाति से संबंधित व्यक्ति था, उसने किया था दोस्तों इसका क्या जो है नेतृत्व, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखिए, एक प्रश्न में यहाँ पर गागर में सागर भरने वाला काम चल रहा है, एक प्रश्न में आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है, तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिए। आपसे सिर्फ केवल यही पूछा गया है सशस्त्र विद्रोह, लेकिन उसके अलावा भी ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब क्षेत्र में 1857 की क्रांति के बाद कूका आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व करता था। इसका सीक्वेंस मैंने बता दिया है जी, मैं तो वो पूरा बता दिया हूं, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए 1770 सबसे पहला जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था, और उसके बाद फकीर विद्रोह, और उसके बाद फैराजी विद्रोह, और उसके बाद पागलपंथी विद्रोह। तो इसका आप सीक्वेंस यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, तो आप आराम से इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। और ये जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब क्षेत्र में 1857 की क्रांति के बाद कूका आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व करता था। 14 का आंसर देंगे डी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, और हमारे जवान संगी साथी भाई बहनी जल्दी से बताइए। डी 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 डी, सभी का आंसर इस बार सही है, बढ़िया, वेरी गुड। डी डी। चलिए, तो ये जो आंदोलन हुआ दोस्तों, ये इसका नेतृत्व करता थे राम सिंह कूका, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है, राम सिंह कूका ने जो है वो इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये चक्र बिसोई याद आ रहा है दोस्तों कुछ, चक्र बिसोई कौन से विद्रोह से संबंधित है, तो ये खोंड विद्रोह से संबंधित है दोस्तों। कौन से विद्रोह से, खोंड विद्रोह से। और खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था, ये उड़ीसा में, और किस लिए हुआ था, तो ये मेरिया प्रथा के विरोध में हुआ था। किसमें, मेरिया प्रथा के विरोध में, ठीक है। और ये मेरिया प्रथा के विरोध में उड़ीसा में हुआ था, और यही मेरिया विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, हाँ जी, मेरिया विद्रोह छत्तीसगढ़ में जो हुआ था,
ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका जो क्वेश्चन है, मेरिया विद्रोह जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था और कहां हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मेरिया विद्रोह छत्तीसगढ़ में कहां हुआ था इसको बताइएगा। ठीक, सिद्ध मांझी, ये कौन से नेतृत्व से संबंधित दोस्तों? संथाल विद्रोह के जो है वो नेतृत्व करता थे। और ये केशव भगत जी जो है वो कोल विद्रोह, ठीक है, झारखंड वाला कोल विद्रोह, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, किसी ने आंसर नहीं दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो छत्तीसगढ़ का मेरिया विद्रोह दोस्तों, इसका जो नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी। ठीक है, आपको याद है दंतेश्वरी मंदिर में जो है वो नर बलि की प्रथा प्रचलित थी और जिसका जो है अंग्रेजों ने विद्रोह किया था और हाँ जी, हिड़मा, वेरी गुड। तो उसने जो है वो विद्रोह किया था, हिड़मा मांझी ने। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों ने जो फिर मैकफर्सन, यहाँ पर जांच किसने की थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैकफर्सन ने जांच की थी और मैकफर्सन ने जांच की, तब पाया कि जो है वो 2 माटी पूजा और एक और पूजा था शायद, है ना, तो उसमें जो है वो नर बलि की प्रथा दी जाती थी। मतलब जिसको बलि दी जाती थी उसी को क्या कहा जाता था? मेरिया कहा जाता था। तो उसी को दबाने का प्रयास जो है अंग्रेजी सरकार ने किया, जो एक अच्छा कदम था। ठीक है, तो इसने अपनी सेना भेजकर वहां पर लगा दी थी अंग्रेजों ने 22 साल के लिए। ये मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी याद रखिएगा, सिद्ध मांझी, संताल विद्रोह, केशव भगत, कोल विद्रोह दोस्तों। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइएगा। 1857 की क्रांति में कौन सा कारण सामाजिक व धार्मिक कारणों में नहीं आता है? तो ये बताएंगे कौन सा कारण। हाँ, माटी देव, बहुत बढ़िया सोना जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 1857 की क्रांति में कौन सा कारण सामाजिक व धार्मिक कारणों में नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। जल्दी 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 देख लीजिए बहुत अच्छे से। और इसमें एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मैंने समाहित कर दिए हैं, तो फिर कोई बात है ही नहीं। (1813) ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। सी आंसर आ रहा है 15 का सी, वेरी गुड, क्या बात है। ये तुक्का है कि तुक्का है कई लोगों का कि ये एक्चुअल में है। ठीक, एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सभी का। 1813 ईस्वी में याद रखिएगा चार्टर्ड एक्ट में ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। तो ये याद, इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन से चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई थी। ठीक है, हाँ बढ़िया। नेक्स्ट, 1843 ईस्वी में एक्ट 5 द्वारा एलनबरो का दास प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। ये भी किस कारण में आ जाएगा? ये तो अच्छा कारण पूछा है, तो ये धार्मिक कारणों में आ गया और ये सामाजिक कारणों में आ गया, दास प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1854 ईस्वी का डाक अधिनियम। तो ये जो 1854 ईस्वी का डाक जो अधिनियम था वो सेना से संबंधित था। सेना को दोस्तों इस समय सैनिकों को जो है वो डाक शुल्क नहीं लगता था। ठीक है, 1854 का जब डाक अधिनियम आया तो उस समय जो भारतीय सैनिक थे उनको डाक शुल्क लगा दिया गया। और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना थी उनको डाक शुल्क अभी भी नहीं लगता था। ठीक है, इस अधिनियम के बाद भी उनको मुक्त रखा गया, लेकिन जो भारतीय सेना थी उनसे जो है वो डाक शुल्क लिया जाने लगा। तो ये सेना से संबंधित था।
1856 ईस्वी का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, दोस्तों ये भी जो है वो एक प्रकार से सेना से ही संबंधित है। कैसे? तो इस समय जो भारतीय सैनिक थे दोस्तों, उसको बाहर भेजा जाता था, ठीक है। बाहर मतलब जैसे बर्मा में काम करना है, म्यांमार में, आसपास के जो देश है वहां पर भेजा जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो उस समय उनको भत्ता मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पैसा दिया जाता था उनके खर्चे के लिए। बाहर देश जा रहे हैं तो उनको खर्चे के लिए लगेगा, उनको जो भी उनका व्यय होगा वो व्यय दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में दोस्तों साफ कर दिया गया कि आपको भेजा तो जाएगा, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का जो है वो भत्ता या पैसा या एक्सटर्नल व्यय के लिए कोई भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों जो है वो सेना से संबंधित था, तो सामाजिक व धार्मिक कारणों में नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और लगभग सभी लोगों ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है। सभी लोग जो है वो ऐसे ही सभी क्वेश्चन का अगर जवाब देने लग गए तो आपको दोस्तों वो वर्दी धारण करने से, वो चेयर तक पहुंचने से, वो लक्ष्य पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने सीने में आग ऐसे ही जला कर रखिए जो आपको आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए है चेमांगयुंग है ये एक्चुअल में, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, बी पिंडारी ग्लेशियर, सी यमुनोत्री ग्लेशियर और डी है गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और मेरे ख्याल से ये सभी के सभी का जो है वो बहुत आराम से बनने वाला है। भाई मैं साथ ही हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा साथ में ही हूं, आप लोगों के लिए ही हूं, बिल्कुल आपके साथ में हूं। बस मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा, बाकी दिशा और दशा जैसी भी हो हम साथ रहेंगे, ठीक है। ए बहुत बढ़िया, सी कौन दे रहे हैं भाई? थोड़ा सा तो लिहाज कर लो, अब इतना सरल क्वेश्चन है। अरे मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ सोना जी, बिल्कुल आप लोग सब डिप्टी कलेक्टर बनो, स्टेट के हर जिले में पोस्टेड हो, और मैं जो हूँ बताऊं, मुझे जितनी प्रसन्नता होगी मैं उसका जो है वो बयान नहीं कर सकता। चलिए, बस पढ़ने में कमी कोई नहीं करेगा, परिस्थितियां कैसी भी हो। देखिए दोस्तों, आपको 1 साल मेहनत करनी है। सोचिए, ये 1 साल जो आप मेहनत करोगे वो जीवन भर आपको देगा। आप सिर्फ 1 साल अपना समय देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप क्या कर लेंगे बताइए? आप पढ़ेंगे ही, कोई पैसा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ 1 साल क्या कर रहे हैं? अपना समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस 1 साल के बाद सभी का आंसर लगभग सही है, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, डेली चलता है क्लास, डेली 8 बजे चलेगी क्लास, आप डेली आप उपस्थित रहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 साल आपको आपका अपना समय देना है, लेकिन इस 1 साल के बाद दोस्तों आपको जीवन में ये जो समय दोगे वो क्या क्या देगा? आपको पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान, पैसा, जीवन भर निश्चिंत होकर खाने पीने, घूमने और अपने परिवार के साथ एक सम्मान पूर्वक जीवन बिताने। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छे डिप्टी कलेक्टर जैसे बड़े पद पर जाते हैं तो आपको जो है वो पद और पावर भी उसके साथ ही मिलेगा, और समाज में तो एक अलग ही इज्जत आपकी बनेगी, ठीक है। तो इसको जो है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, 1 साल अपने आप को दे दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। जीवन भर ये 1 साल आपको देगा दोस्तों, जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी तब तक, ठीक है। तो ये 1 साल आप दे दीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए, मैं साथ में हूं ही। नेक्स्ट, हाँ, तो ये निकलता है चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है दोस्तों, तिब्बत यहाँ पर से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें बता दूं, यहाँ से ये निकलता है और ये जो है यहाँ से ये पैरेलल बहते बहते यहाँ पर आकर ये अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाता है, फिर असम से होकर ये बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश में फिर जाकर ये बंगाल की खाड़ी से मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें
इसके नाम की संगत संदर्भ में दोस्तों, तो यहाँ पर तिब्बत में इसका नाम जो है वो क्या चलता है, सांगपो। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत से आगे चीन में आते हैं दोस्तों, तो इसका जो नाम है वो क्या है, यारलांग जांगबो। यारलांग जांगबो। अलग अलग जगह स्पेलिंग अलग अलग दिखता है, तो आप आप अपने अनुसार ही पढ़ें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एंटर करता है दोस्तों, फिर इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या कहते हैं इसको, दिहांग। और उसके बाद जब ये असम में आता है, तो असम में फिर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और असम के बाद दोस्तों ये आ जाता है कहाँ पर, बांग्लादेश में। और यहाँ से जो है वो एक नदी निकलती उत्तराखंड से, गंगा नदी। गंगा नदी भी जो बहते हुए ये मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। और ये यहाँ पर बांग्लादेश में इसका जो नाम चलता है दोस्तों, यहाँ पर जो नाम है इसका वो है आपका पद्मा, सॉरी, यहाँ पर इसका नाम है जमुना। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। और गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और दोनों मिलकर जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो इसी नदी का नाम जो हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है, मेघना। और ये मेघना नदी बनकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में जो क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर दोस्तों असम में ये सबसे बड़ी जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाती है। उस नदी द्वीप का क्या नाम है, जल्दी से नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है। जल्दी से नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या सभी का बफरिंग हो रहा है, एक बार मैसेज करेंगे, एक बार मैसेज करेंगे। सभी का बफरिंग हो रहा है क्या, बताएंगे मुझे, ठीक है, या उनका ही हो रहा है, ठीक। तो यहां पर सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है उसका नाम क्या है दोस्तों, वो बताइए। माजुली द्वीप, बहुत बढ़िया। क्या सभी का बफरिंग हो रहा है क्या, माजुली द्वीप। तो ये जो नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप नाम है दोस्तों, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। और इसको जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आपका शेखर जी जो है नेट इशू होगा, इस वजह से होगा। चलिए आप नेट को थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही क्रम को चिन्हित करें। पश्चिमी घाटों में, मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं, बढ़िया, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, सबका राइट आंसर। पश्चिमी घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही अनुक्रम को चिन्हित करें, जल्दी से बताइएगा, जल्दी। थालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, पालघाट, पालघाट, भोरघाट, थालघाट। जी जी जी, हाँ उनका नेटवर्क इशू होगा, कोई नहीं, आप आंसर दीजिए। चलिए, गुड, सी, सी आंसर आ गया भाई। बी, सी, बी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बी 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 बी, चलिए बढ़िया, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ जाए। देखिए इसमें आप एक कोड याद रख लीजिएगा। देखिए एक आईबीपीएस का एग्जाम होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। किसका एग्जाम होता है, सॉरी, आईबीपीएस का, ठीक है। इस आईबीपीएस को आप कर दीजिए टीबीपीएस, ठीक है। टी से क्या हो गया दोस्तों, थालघाट, क्या हो गया, थालघाट। बी से क्या हो गया, भोरघाट, भोरघाट। पी से क्या हो गया, पालघाट, पालघाट। और एस से क्या हो गया, सेनकोट्टा घाट, ठीक है। तो यही जो है उत्तर से इसके दक्षिण का क्रम है, इसको आप याद कर लीजिए। टी से हो गया थालघाट, बी से हो गया भोरघाट, पी से हो गया पालघाट, और एस से हो गया सेनकोट्टा घाट। तो यहां पर आप मिला लीजिए अब, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, थालघाट।
थालघाट दोस्तों मुंबई से नासिक के बीच जो है वो क्या करती है, आवागमन का रास्ता है। ठीक है, थालघाट जो दर्रा है उसी से मुंबई और नासिक को ये जोड़ता है। ठीक, भोर घाट जो है वो किसको जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। क्लियर है, थालघाट मुंबई से नासिक को, भोर घाट मुंबई से पुणे को, और पाल घाट जो है दोस्तों कोच्चि से जो है वो किसको जोड़ता है, कोयम्बटूर को। ठीक है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सेनकोट्टा घाट जो है वो तिरुवनंतपुरम से जो है शिवाकाशी, जहां पर जो है फटाके बनते हैं, शिवाकाशी को जोड़ता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। थालघाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे, और कोच्चि से जो है वो कोयम्बटूर जो है वो पाल घाट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पर, टेलीग्राम लिंक में। तो आप टेलीग्राम को जरूर जरूर जो है वो सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। अरे मैं समय मिले तो सभी आपके दिमाग में भर दूं दोस्तों, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा आपको आउटपुट दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। डी 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 डी, सबका आंसर है डी। बढ़िया बढ़िया, चलो डी मैंने मान लिया। नेक्स्ट इसी से लगा हुआ क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया, कौन से आर्टिकल में है, जल्दी से बताइए। डी वाले आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ए बी सी नहीं होगा। न्यायाधीशों को एक ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है संसद की सिफारिश पर। मेरा क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख है। जल्दी से बताइए, संबंधित क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आज की कक्षा जो हम लोग समाप्त करेंगे। तुरंत आंसर दे दोस्तों। हाँ, 4 सबका सही है, डी सबका सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर दें कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर जो है न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, इस प्रक्रिया का उल्लेख। बहुत बढ़िया, एक आंसर आ गया 124। ठीक है, आर्टिकल 124। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसेशन रीजन में पूछा गया है। बहुत लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है। 124 देखकर प्रसन्नता होती है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ लेवल तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, राष्ट्रपति द्वारा जो है ये संसद की सिफारिश पर हटाया जाएगा, तो ये संसद के कौन से सदन में न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है दोस्तों, बताएंगे कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो प्रस्ताव है आर्टिकल 124 के अनुसार कौन से सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, किस में, राज्यसभा में। बढ़िया, और राज्यसभा में, वेरी गुड। और राज्यसभा, बहुत बढ़िया, प्रयास बहुत अच्छा है। प्रश्न मैंने बोल दिया, राज्यसभा 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 राज्यसभा। देखिए तो फिर नहीं सर, एग्जाम पे जो होता है
वो बनाते बनेगा, आप निश्चिंत रहिए, बनाते बनेगा। मैं उस प्रकार के क्वेश्चन भी ऐसे रीजन सॉल्व कराएंगे। देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आप देखिए संविधान के क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है वो क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एसेसन रीजन वाले हैं, और हमारा जो पैटर्न था अब तक वो 4 ऑप्शन दे दिया जाता था, उन्हीं ऑप्शन में से हम लोगों को जो है वो तैयारी करने का आदत था। अब आप जो प्रक्रिया अपनाएंगे पढ़ने की उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कथन कारण में कैसे हम लोग उसको हैंडल करें, कैसे उसके आंसर लिया जाता है, इस बात का प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पर बता दूं सभी ने राज्यसभा दिया है, एक जन ने लोकसभा दिया है, लोकसभा 100 कर दिया है। देखिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में जो है प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में जो है वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, और इसके संबंध में राज्यसभा का 50 बहुमत के साथ, यहाँ पर बहुमत दोस्तों चाहिए आपको संसद का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन का जो है वो बहुमत होना चाहिए, और इसके अलावा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए, तब वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों में होता है कि खाली राज्य से? दोनों सदनों में, मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए इस पर राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो और इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बढ़िया ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, पहला है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। चौथा है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। हाँ बिल्कुल सीमा जी, जितने भी बिल हैं, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं और जितनी भी परिस्थितियां रही हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अभी संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन जो है पूछा जा रहा है, 44 पूछा जा रहा है, तो उन सभी पर चर्चा करेंगे, एक एक करके करेंगे। मैं उस सारे प्रश्नों के माध्यम से या अलग से सेशन में भी उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे कौन सा सही है। 19 का ए डी डी, A B D, बढ़िया। देखिए आंसर यहाँ गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर जरूर अपना आंसर दें, बाद में जो है वो BDA। एग्जाम हॉल में ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए एक एक क्वेश्चन को देखिए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा भी अगर पॉलिटी आपने पढ़ा है तो ये आइडिया होगा। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा अध्यक्ष उसी को बनाया जा सकता है जो निर्वाचित सदस्य है, जिसका निर्वाचन किया जा चुका है। ठीक है, निर्वाचित हो चुका है, उसी को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे लोकसभा दोस्तों अपने पूरे काल तक भंग हो, ठीक है, मतलब 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद हो या बीच में कभी भंग हो जाए, तो आप क्या, जैसे लोकसभा का कार्यकाल जैसे 5 साल का था, 2 साल बाद वो भंग हो गया, अब यहाँ पर तो अध्यक्ष बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या इसका पद यहीं पर समाप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका पद
तब तक रहेगा जब तक कि नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता, नेक्स्ट लोकसभा जो चुनकर नहीं आ जाती है लोकसभा, तब तक ये अपने अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन में हम फंसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना पड़ता है। यही राइट आंसर है, यही सही है दोस्तों। अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, यही आंसर हमारा सही है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4। और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, तो मत पत्रों के रंग के संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? धन्यवाद, बढ़िया, धन्यवाद है। बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सा आप क्वेश्चन देख रहे होगे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और मैं बिल्कुल वैसा जो आपकी दिल की इच्छा है, एसेशन रीजन जो 4 कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन में भी लाने वाला हूं। आप इसी में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। आप लोग, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को। तो अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए, बाकी आप क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और जो अभी पीएससी का पैटर्न चल रहा है और व्यापम का पैटर्न चल रहा है, वो क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूँ। अरे यार, सरकार दूसरे दल का रहेगा फिर भी अध्यक्ष रहेगा क्या सर? तो सरकार जिस दल का सरकार गठन किया है, किसका क्वेश्चन है यदुवंशी जी? तो जिसका सरकार गठन हुआ है, अगर वो चाहेगा उसको अध्यक्ष बनाना, अगर वो जीत कर आया है, निर्वाचित सदस्य है, तो वो बिल्कुल वहां का सदस्य रहेगा भाई। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष रहेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। लेकिन दूसरे दल का आ गया है, तो वो क्यों उसको अध्यक्ष बनाना चाहेगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर वो चाहेगा तो बिल्कुल रहेगा। चलिए, सभी का आंसर इसमें सही आया है दोस्तों। लगभग 1-2 को छोड़ दिया जाए तो पंच का जो मत पत्र था सफेद था, सरपंच का था वो जो नीला था, जनपद पंचायत का लाल नहीं था दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। इसका जो था वो पीला था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जिला पंचायत का गुलाबी था। तो ये हमारा था वो आंसर सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर था। ठीक है, येलो कलर होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। संचित निधि से किसको किसको भारित होता है जी? इसको डिस्कस करेंगे, इतने आसानी से ये समझ में नहीं आएगा आपको सीमा जी। तो आज का हमारा दोस्तों सेशन यहीं पर समाप्त होता है।